डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन हमने की थी, डायग्राम हमने किया था, टेबल हमने किया था, और उसमें एक एजम्पशन की थी, एजम्पशन आपने की थी, बड़ी मेन सी थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी डिमिनिशिंग, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिमिनिशिंग। अब पहले हमें ना ये टर्म ही समझनी है आज कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रेट, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। मींस ये वो रेट है या वो स्पीड है जिसपे एक गुड की जगह कंज्यूमर दूसरी गुड को सब्स्टिट्यूट करेगा, जिस स्पीड पे करेगा वो, उसको हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब दो गुड्स हैं, गुड वाई, गुड एक्स। जब हम देखो आईसी कर्व में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर मैं बोलूं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो अगर हम ए से बी पे आते हैं, अगर ए पॉइंट से हम बी पे आते हैं, तो देखो पहले गुड वाई इतना कंज्यूम कर रहा था वो, और गुड एक्स इतनी कंज्यूम कर रहा था, ये कॉम्बिनेशन था। अब जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गए, तो गुड वाई जो है इतनी हो गई, गुड एक्स जो है वो इतनी हो गई, यानी कि एक गुड को आपने क्या कर दिया, कम, एक गुड को क्या कर दिया, ज्यादा। ठीक है, एक की कंजम्पशन बढ़ा दी, एक की कंजम्पशन कम कर दी। अब ऐसा जिस स्पीड पे होता है उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये मैंने टेबल बनाया। अब ये टेबल मैंने बनाया, इसमें डेटा मैंने लिया, ये 1 2 3 4 5, इसको 1 1 से बढ़ाया, और ये मैंने 14 लिया, इसको कम किया। देखो सब्स्टिट्यूशन तभी होगी जब आप एक गुड को बढ़ाओगे और एक गुड को कम करोगे, तभी हम बोलेंगे ना कि वी आर सब्स्टिट्यूटिंग। दोनों को बढ़ाओगे या दोनों को कम करोगे तो उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन उसको बोलेंगे व्हेन वी विल इंक्रीज वन गुड एंड डिक्रीज द अदर वन। अब जब हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो आपने क्या ध्यान रखना है टेबल बनाते हुए, कि पहले देखो 4 का गैप है, फिर 3 का गैप है, इस गैप को रिड्यूस करना है आपने। ठीक है, इसका रीजन बाद में और क्लियर करेंगे, अभी इतना समझना है कि इसको हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है, गैप को रिड्यूस किया है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन वाई अप एक्स। क्या है, अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो मैथमेटिकली कैसे निकलेगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब हम उसके बेसिस पे यहां आ जाएं, पहले तो निकाल नहीं सकते, फर्स्ट स्टेप पे नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता इससे पहले क्या, कोई कॉम्बिनेशन नहीं पता, तो फर्स्ट स्टेज पे नहीं निकलेगा। सेकंड स्टेज पे क्या करेंगे, चेंज इन वाई कितना है, 14 से 10 हो गया, तो 4 यूनिट्स का हो गया। अच्छा चेंज इन एक्स कितना है, 1, 1 यूनिट बढ़ गया, तो 4 चेंज इन वाई 4 अपॉन 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4:1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, अगर हम देखें 10 से 7 हो गया, तो 3, 2 से 3 हो गया 1, 3:1, और यहां क्या आ गया 3। अब 2/1, यानी कि 2:1 2, और फिर ये 1 और ये भी 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1:1 मीन्स 1। ठीक है जी, अब ये तो होगी इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या बोल रही है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट चेंज इन वाई जब मैं बोल रहा हूं, तो चेंज इन वाई अगर मैं देखूं, यहां से देखो चेंज इन वाई क्या हो रहा है, वाई जो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब हम इस कर्व पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो चेंज इन वाई में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहां पे भी देखो चेंज इन वाई क्या हो रहा है, वाई जो है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लॉस अपॉन गेन। ठीक है ना, वाई को लूज किया हमने 4 यूनिट और 1 यूनिट एक्स का गेन किया।
ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। 4 यूनिट्स ऑफ y को हमने फॉरगो कर दिया 1 यूनिट x को बढ़ाने के लिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो इसलिए हमने लिख दिया लॉस अपॉन गेन, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लेना होता है, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं लॉस अपॉन गेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी चीज को आगे देखते हैं। देखो इसका हमने इस्तेमाल किया चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या आप ऐसे कह सकते हो लॉस अपॉन गेन, ऐसे भी निकल जाता है। अब इस डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में अब कुछ नेम्स ले लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ, और ये वाला पॉइंट लेता हूं जी। क्लियर है? अब आपको क्या समझना है, जब मैं लॉस की बात करूं, चेंज इन वाई में लॉस हो रहा है, लॉस हो कितना रहा है, ए बी, इतना ही लॉस हो रहा है ना, ए से बी, तो लॉस कितना हो रहा है, ये इतना ए बी, तो लॉस को मैं लिख सकता हूं यहां पे ए बी। अच्छा ये गेन कितना हो रहा है, ये सी डी, एक्स गेन हो रहा है सी डी, ठीक है जी, एक्स गेन हो रहा है सी डी। अब फर्दर अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है किस्म से, ऐसे ऐसे, तो ये भी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कुछ भी है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस वजह से जितनी ए बी की मेजरमेंट है उतनी ही इस लाइन की मेजरमेंट होनी चाहिए, इसको कह सकते हैं ई जी, उतनी ही इस लाइन की मेजरमेंट हो सकती है, तो हम यहां लिख देते हैं आगे ई जी, ये ई जी, ठीक है। और सिमिलरली सी डी के इक्वल होना चाहिए जी एफ, तो यहां पे लिखते हैं जी। अब हमने क्या करना है, ईजी अपॉन जीएफ कर लिया। अब आप ध्यान से समझो, ये जो चीज है, ये अगर आप देखो इसको, तो ये कुछ कुछ राइट एंगल ट्राइंगल जैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री की होगी, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ी सी चीज चाहिए। क्या, ये जो है उसका परपेंडिकुलर है, ये जो है उसका बेस है, इतनी तो बात हमें समझ आती है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दो इसको। हमें ये समझना है, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ये टेंजेंट थीटा होता है, टैन थीटा होता है। टेंजेंट थीटा जो होता है वो स्लोप ऑफ कर्व या लाइन, किसी भी कर्व की स्लोप या लाइन होती है टेंजेंट थीटा। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि टेंजेंट थीटा अगर आप निकालोगे तो इसकी देखो कैसे कैसे स्लोप होगी, ये होगा ना, देखो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ऐसे हाइपोटेन्यूज होता है, तो अगर आप ऐसे करके टेंजेंट थीटा निकालते हैं तो ये स्लोप आपकी आ जाती है। टेंजेंट थीटा आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा होता है, तो आपकी ये स्लोप आ जाती है, ये यहां से लेकर यहां तक की स्पीड आ जाती है। इस स्पीड में ये हुआ, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ कर्व। आपकी बुक्स में ये दो स्टेप्स मेंशन नहीं होते, अगर आप बुक में देखोगे कभी भी, तो इसके बाद सीधा लिख देते हैं स्लोप ऑफ कर्व। अब इसमें जो कर्व है कौन सा है, कौन सा है, आईसी, तो लिख देंगे स्लोप ऑफ आईसी। दूसरी चीज एमआरएस क्या है, अब हम क्या समझ रहे हैं कि ये जब हमने फॉर्मूला लगाया तो एमआरएस क्या होगी, स्लोप ऑफ आईसी होगी, इतनी बात समझ आ गई। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि हमने डिमांड कर्व किया है ना, ऐसे, फिर ऐसे करके सप्लाई कर्व भी किया है, ऐसे करके हमने डिमांड कर्व किया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमने क्या समझना है, अगर मुझे किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी होती है तो इसको भूल जाओ, ऐसे ही निकालते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, फिर चेंज इन वाई यहां से आ जाता है, चेंज इन एक्स यहां से आ जाता है, सो ऑन, ऐसे फर्दर चले जाते हैं, फिर वो टेंजेंट थीटा होता है, इसलिए वो स्लोप होती है। तो किसी भी लाइन या कर्व की स्लोप निकालने की मैथमेटिकल तरीका ये है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हमने क्या किया, हमने स्लोप को नाम दे दिया, जैसे आईसी की कर्व है तो उसको स्लोप
का क्या नाम दे दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या दिखा रही है ये ढलान, देखो ये कर्व यहां से यहां आया, ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो अगर आप एमआरएस निकाल रहे हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब ये बता रहा है किस स्पीड पे हमने इसको छोड़ा और इसको गेन किया, स्लोप निकाल रहा है ये। और उस स्लोप का नाम क्या दे दिया हमने, स्लोप ऑफ आईसी का नाम दे दिया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसी पीपीसी हमने किया नहीं डिटेल में, पीपीसी की स्लोप का नाम होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं उसको। उसको भी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन अगर निकालना हो, कर्व क्या होता है, कर्व ऐसे बनता है, पर निकालेंगे ऐसे ही, सब कुछ सेम। इसमें भी स्लोप निकालनी हो तो ऐसे ही निकलेगी, चेंज इन वाई ये होता है, चेंज इन एक्स ये होता है, सेम। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए किसी की भी स्लोप निकाल दें, मतलब इकोनॉमिक्स में आज के बाद किसी भी कर्व की आपको बोलते स्लोप निकाल दो, तो घबराना नहीं है, ऐसे ही निकलती है। अब कुछ स्लोप्स को तो हमने नाम दे दिया, जैसे मैंने बोला आईसी की स्लोप को नाम दे दिया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पीपीसी की स्लोप को दे दिया नाम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन डिमांड कर्व की स्लोप का कोई नाम नहीं है, तो कुछ नहीं हम बोलते थे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व की स्लोप को कोई नाम नहीं दिया तो बोलते हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व।